आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज डिनर और मैं हूं राजेश वर्मा। चाणक्य न्यूज की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। घोसी लोकसभा क्षेत्र तमसा और घाघरा नदी के तट पर बसा हुआ है। 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र के एनडीए के प्रत्याशी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के घोसी लोकसभा के प्रत्याशी हमारे साथ डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं। चाणक्य न्यूज की चुनावी यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महोदय, चुनावी पारा बॉइलिंग पॉइंट से काफी ऊपर उठ चुका है। इस चुनाव को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये चुनाव जनता का चुनाव है और इसे चुनाव नहीं है, लोकतंत्र को मजबूत करने का भी चुनाव है और एक मजबूत सरकार को पुनः स्थापित करने का चुनाव है। और जो मेरा दृष्टिकोण है इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए, जनता एकदम पूरी ताकत के साथ मन मिजाज बना ली है। विगत 10 साल के कार्यों की समीक्षा भी कर रही है और समीक्षा के बाद जो निचले स्तर पर जो देखा जा रहा है माहौल, वो फिर से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की तक है। महोदय, आप घोसी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ का जो भी प्रतिनिधि रहा है, विकास कार्यों की बात तो दूर की, वो जनमानस में नहीं पहुंच पाया। चुनाव के लिए आपके घोसी लोकसभा क्षेत्र के लिए मुद्दे क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है जनप्रतिनिधि न रहने का और विगत 15 सालों से ये जो जनमानस में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, हमेशा दुर्भाग्य नहीं होता, कभी कभी सौभाग्य भी होता है और हमेशा अधर्म नहीं होता है, कभी कभी धर्म भी हो जाता है। तो हमको लगता है 15 साल बाद मैं आया हुआ हूँ तो इस मिथ्या को मैं तोड़ूंगा और घोसी के विकास के संबंध में वो सारे प्लान जो हमने किए हुए हैं उसको धरातल पर उतार करके, ताकि आने वाले 5 साल के बाद चुनाव हो तो पिछला जो 15 साल है उस पर किसी का ध्यान न जाए। अगर ध्यान जाए तो मात्र जो 5 साल में किए गए कार्य रहेंगे उस पर ध्यान जाए। महोदय, उत्तर प्रदेश के युवाओं की मैं बात करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश में 7.5 करोड़ युवा मतदाता ऐसे हैं जो किसी भी चुनाव की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? स्वाभाविक तौर पर है, अब हम लोग पूर्वांचल से आते हैं और मेरा पूर्वांचल सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था। कहीं न कहीं पूर्व की सरकारें जो सपा बसपा की थी, उनका ध्यान हमारे पूर्वांचल पर नहीं रहा, जिसके वजह से यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची। रोजगार के कोई साधन यहाँ पर नहीं है। छोटे छोटे कल कारखाने, उद्योग धंधे इधर नहीं खोले गए, कहीं न कहीं इनको डेमोलाइज किया गया है, अनदेखी की गई। तो मेरा मानना ये है कि विगत 10 सालों से मोदी सरकार ने वो सारी समस्याओं का धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उसका समाधान करते हुए ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं अच्छी की, सड़कों का जाल बिछाया। अब इसके बाद नंबर आता है, अगर सड़कों का जाल बिछ गया है, विद्युतीकरण अच्छी हो गई है, 18 से 20 घंटा बिजली मिल रही है, हम लोग का संकल्प है 24 घंटा बिजली का, और जब 24 घंटा बिजली इस क्षेत्र में मिलेगा तो यहाँ छोटे छोटे कल कारखाने, उद्योग धंधे खुलेंगे, यहाँ के युवाओं को यहीं रोजगार मिलेगा। और इसके साथ साथ जो इधर बिजनेस करने में या फैक्ट्री डालने में जो बिजनेसमैन कतराते थे, उसके पीछे कौन और कारण था, यहाँ गुंडा टैक्स ज़्यादा चलता था। आज योगी जी की सरकार में ऐसे गुंडा माफिया का सफाया भी हो गया है और तमाम तरह की जो भ्रांतियाँ थीं वो भ्रांतियाँ भी खत्म हो रही हैं। आने वाले 5 साल का जो समय मिलेगा जनता अगर देती है तो 5 साल के दरमियान हम पूरी ताकत झोंक करके पूर्वांचल के इस अपने मऊ जनपद में वो छोटे छोटे कल कारखाने खुलवाने का पूरा बंदोबस्त करेंगे, जिससे कि हम युवाओं में जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी दर को अपने मऊ में कम कर सकें। महोदय, रही युवाओं की बात, कर्मचारी का भी खासा नाराज सा दिख रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कहीं उनकी कुछ मांग है, अधिकारियों की वजह से वो नाराज हैं, तो हर चीज़ का कुछ समय होता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आने वाले समय में उसको ठीक किया जाएगा। कर्मचारियों की भी हिस्सेदारी और उनकी भागीदारी की बात की जाएगी, जिससे कि वो संतुष्ट हों और सभी लोग विश्वास जता सकें। महोदय, आपकी सोच काफी अच्छी है, इस दिशा पे आप कार्यरत भी हैं, गली गली चुनाव की कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? हमारे पास घोसी लोकसभा में मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रत्याशी हैं, जिसमें आप भी एक हैं, सपा से राजू राय हैं और बसपा से बालकृष्ण चौहान हैं। आपको क्या लगता है, आप
आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई यहाँ क्या शिक्षा से है, अव्यवस्था से है, बेरोजगारी से है, कहीं ना कहीं जो गरीबों के साथ अन्याय होता है, मेरी लड़ाई उससे है। मेरी लड़ाई कहीं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी से नहीं है। मेरी लड़ाई जो यहाँ अविकसित क्षेत्र है उसको विकसित करने के लिए है। हम यहाँ अधर्म और धर्म के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ अविकसित और विकसित के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा प्रयास ये होगा कि जब हमेशा हुआ है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है, अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, अविकासवाद पर विकासवाद की जीत हुई है, मेरा मानना ये है कि जनता इस बात को समझेगी और जाति भावना से ऊपर उठ करके, पार्टी भावना से ऊपर उठ करके इस क्षेत्र के कल्याण के लिए, क्योंकि 15 साल बाद अवसर प्राप्त हुआ है कि एक इस क्षेत्र से एक युवा प्रत्याशी पढ़ा लिखा चुनाव लड़ रहा है, तो जनता अगर इस बात की मांग भी कर रही है कि भाई विकसित करने वाला प्रत्याशी चाहिए, हमको पढ़ा लिखा चाहिए, युवा चाहिए जो एक नई सोच के साथ, नई जोश के साथ क्षेत्र में रहे, काम करे, तो स्वाभाविक तौर पर मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा। पूर्व में लोगों ने अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से जो जनता में अविश्वास उत्पन्न लाया, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, कई कई शैक्षणिक क्षेत्रों में भी हम उस मिथ्या को दूर करेंगे और आने वाला 5 साल इस प्रकार से कार्य करेंगे। उसके बाद जो 5 साल आएगा उसमें फिर कोई पार्टीवाद या फिर जातिवाद या क्षेत्रवाद की चर्चा न करते हुए सिर्फ चर्चा विकासवाद की। एक बिंदु और, देश की राजनीति हो और पूर्वांचल की राजनीति, हमें देखने को मिलता है कि पूर्वांचल की राजनीति जातीय गणित पर आधारित होती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि जब जब जाति का नाम दिया जाएगा तो जाति का तो कैलकुलेशन होगा ही होगा। और मेरा मानना ये है कि हालांकि संविधान तो इस बात को नहीं कहता है कि आप जातिगत राजनीति करें या फिर जाति फैक्टर आप लगाएं कहीं पर भी, लेकिन निचले स्तर पर जब कैलकुलेशन होता है तो आ ही जाता है। हमारा मानना ये है कि जातिवाद का बंधन तब तक नहीं टूटेगा जब तक हमारे युवाओं से या फिर व्यक्ति विशेष से या फिर समाज से हमारी सरकार जब तक प्रमाण पत्र मांगती रहेगी, जाति प्रमाण पत्र, तब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होने वाला है। जातिवाद अगर खत्म करना है तो सबसे पहले जो हमारे युवा बच्चे जो खुद उनके मन में है जातियों को लेकर के अपमान, जाति को लेकर सम्मान, जाति के नाम पर विकास, जाति के नाम पर अविकास, जाति के नाम पर धर्म, जाति के नाम पर अधर्म, ये सारी चीज़ तभी खत्म होंगी जब हमारी सरकार या फिर कोई भी सरकार जब ये बंधन तोड़ेगी कि नहीं जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना ये है कि जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। युवाओं को लेकर आपकी योजनाएं क्या है? मैं तो पहले ही बताया, युवा अच्छे प्रकार से जानता है, क्योंकि युवा को उलाट दिया जाए तो वायु होता है और वायुमंडल बनाने का काम युवा करता है। देश में जब जब परिवर्तन हुआ है, चाहे देश की लड़ाई का सवाल हो या फिर किसी क्रांति का सवाल हो, जब तक युवाओं ने मोर्चा नहीं संभाला है तब तक कोई क्रांति भी नहीं आई है, कोई नव निर्माण भी नहीं हुआ है। तो हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को पूरा विश्वास है एक नई क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। जब नई क्रांति होती है तो नए विकासवाद की परिकल्पना भी आती है और नव निर्माण की भी पराकाष्ठा भी होती है और नव निर्माण के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने का संकल्प भी होता है। खुशी है आप युवा हैं और युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, युवाओं को एक नई दिशा देंगे ऐसी मुझे आशा है। इस बीच में मैं कुछ राजनीतिक प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ। कटप्पा के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी कटप्पा चटप्पा के बारे में, ठीक ना। वो सब सारी चीज़ें फालतू बातें हैं। स्वयं भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने सिद्धांत, अपने नीति, अपने बाहुबल पर कार्य करती है और जनता के प्रति हम जवाबदेही भी तय करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष ये तो आपके विचार काफी उत्कृष्ट हैं। समाज के प्रतिनिधि को ऐसा ही होना चाहिए। आप एक बिंदु पर थोड़ा सा और ध्यान आकृष्ट दिलाना चाहूंगा। हमारे समाज की उन्नति तभी होती है जब युवा उन्नति करता है और समाज का निचला तबका उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है और उन्नति का मार्ग आप जैसे जनप्रतिनिधियों द्वारा ही सुझाया जाता है। तो निर्बल आय वर्ग वालों के लिए आपकी कुछ योजनाएं भी हो सकती हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर हमारा संविधान भी कहता है, संविधान की रचना भी इसी आधार पर की गई कि देश में रहने वाले जो निचले स्तर के लोग हैं, यूँ कहें जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों को मध्यम वर्ग तक पहुँचाने के लिए, मध्यम वर्ग को उच्च वर्ग तक पहुँचाने के लिए संविधान व्यवस्था है, फंडामेंटल राइट, उसका मूलभूत अधिकार है। पहले जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हम पहले प्रोवाइड कराएं लोगों को। अगर दवाई की आवश्यकता है, हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए कि उसको दवा दें। अगर उसको भोजन की आवश्यकता है तो प्रथम प्राथमिकता उसको भोजन दें। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार जनता के कल्याण के लिए, जनता के हितों के लिए जो योजनाएं बना करके धरती तक पहुँचाने का बंदोबस्त करती हैं,
वो व्यवस्थाएं आगे से न बढ़ करके अगर पीछे से हो, अगर कतार लगी हुई हो, तो व्यवस्थाएं अगर पीछे से बढ़ना चालू हो, मेरा मानना ये है कि हम बेहतर काम कर सकते हैं। आपकी सोच काफी ऊंची है और आप प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, ये मेरी दिली उत्कंठा है। लेकिन साथ साथ एक प्रश्न और भी है, गांव का विकास से देश का विकास होता है और गांव की अनुभूतियां, चूंकि यदि आप गांव से रह रहे हैं तो उसको आप जानते होंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, चाहे प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ये सब लोग चाहते हैं गांव का विकास, और चाहे किसी भी पद प्रतिष्ठा पर पहुंच जाए, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है। सबसे अच्छी बात ये है, मुझे तो इतना अवसर मिलेगा आगे चल करके कि हमारे खुद पिताजी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर जनता यहाँ मौका देती है, सांसद बनता हूँ, तो पंचायती राज विभाग को पूरा घोंसे में उतार दूंगा और यहाँ की एक एक गाँव, एक एक क्षेत्र, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा गाँव हो, हर गांव में पंचायती राज विभाग का बोर्ड लगवाऊंगा और हर गांव के छोटे बड़े रास्ते, नाली, खंडर, जो भी समस्याएं होंगी उन सारी समस्याओं को समाधान करके एक विश्वास दिलाने का काम करूंगा कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। महोदय, एक बिंदु पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। आपकी घोसी लोकसभा में भी एक ऐसा परिक्षेत्र है जो एक तरह से कहा जाए कि श्रीलंका है, यानी कुल मिलाकर एक ऐसा परिक्षेत्र है जो चारों तरफ से नदियों के बीच में बसा हुआ है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। यदि बरसात हो जाती है तो आवागमन की सारे संसाधन दूभर हो जाते हैं, नाव का सहारा लेना पड़ता है, कभी नाव भी नहीं मिलती है और वहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं एक बार गया हुआ था दुबारी साइड में, वहाँ जाने के बाद हमने पाया कि जिस क्षेत्र वो क्षेत्र टोटल जलमग्न हो जाता है जब भारी बारिश होती है या वहाँ पर आती है। तो ये शिकायतें हमको मिली थी, लेकिन इस बार मेरा प्रिपरेशन पहले से है कि जो आपने कहा नाव की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इस बार ऐसी अव्यवस्था नहीं होगी, पूरी ताकत लगा देंगे। इसके साथ साथ वहाँ मैं भ्रमण किया, मुझे वहाँ 2-3 पुल ऐसे क्षेत्र के लोगों ने बताया कि 2-3 ऐसे पुल हैं, अगर उसको हम लोग सही करा देते हैं तो यहाँ जल जमाव खत्म हो सकता है और सारा पानी जो भी बारिश के वजह से जो जल जमा होता है वो नदियों की तरफ चला जाएगा। हम उसका सर्वेक्षण भी किए हैं, 2 पुल को हमने देखा भी है। चुनाव अब बीत जाए तब उसका सर्वे करा करके पूरी ताकत लगा देंगे उस पुल को बनवाने के लिए और बारिश के पहले ऐसे ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर 5-10 नाव को हम रख सकें, जिससे कि जब भारी बारिश हो या फिर बाढ़ जैसी समस्याएं आवें तो उसे वहाँ की पब्लिक को निकाल करके उचित स्थान पर। ये तो रही दोबारे की बात, लेकिन मैं ध्यान आकर्षित कराना एक और परिक्षेत्र की तरफ चाह रहा हूँ। वो भी घोसी लोकसभा का ही एक क्षेत्र है और रतनपुरा विकासखंड में पड़ता है, जो आज कंपेनिंग करने जिस विकासखंड में जा रहे हैं, और वो गाँव होता है रेता, खेलचा के पास तमसा नदी के बीच में वो बसा हुआ है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, एक प्रस्ताव पड़ा हुआ है क्योंकि वो जो परिक्षेत्र है वो हमारे जहुराबाद विधानसभा को भी जोड़ता है, तो कहीं न कहीं हमारा प्रयास भी होगा कि उधर पुल का निर्माण कराएं हम और वो सारी व्यवस्था प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आने वाले समय में वो समस्या न हो। लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगा जनता को कि 5 साल के दरमियान मैं कुछ ऐसा वहाँ करूँगा जिससे कि अब भविष्य में वहाँ जल जमाव ना हो, जनता परेशान ना हो, वो जहाँ रह रही हो हर वातावरण में और हर समय, वो चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे जाड़े का हो, जो भी समय हो, हर समय अपने घर में रहे, अपनी व्यवस्था हो। आज हम देख रहे हैं प्रत्येक निर्बल आय वर्ग को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता नितांत है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सरकार इस पे काम कर रही है और हम भी काम कर रहे हैं इस पे। सरकार हर चीज़ को व्यवस्थित कर रही है, लेकिन इस व्यवस्था को थोड़ा सा और विस्तारित करने की आवश्यकता है और हम जैसे लोग जब पहुँचेंगे तो नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ, तो इसको और विस्तार देंगे। विस्तार दे करके जनता का हित अधिक से अधिक कैसे हो, मैक्सिमम कैसे हम इसको कर पाएँ, व्यवस्थित कर पाएँ, तो इसके लिए भी पूरा प्लान किया जाएगा। प्लान ऑलरेडी मेरे दिमाग में है, क्योंकि सारी बातें कहने से नहीं होती। कहने के लिए लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन फिर जनता को ठेना दिखा करके वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं इस काम को करके जनता के बीच में कहना चाहता हूँ कि हमने किया है जो आपकी इच्छा है। ये आपकी सोच काफी उत्तम है। एक प्रश्न और है, आज राजनीति की दिशा और दशा असंसदीय शब्दों के रूप आधारित हो गई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और क्योंकि असंसदीय और मर्यादित सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं समाज में एक अच्छा संदेश नहीं देता है।
लेकिन हम तो सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि चुनाव मैदान में सादगी के साथ चुनाव लड़ें। ये लोकतंत्र है, एक पर्व इसको कहा जाता है। लोकतंत्र में चुनावी पर्व होता है। और हम अपने घर में भी जब भी दीपावली या फिर होली या फिर नवरात्रि या कोई भी हम मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, बड़े सादगी के साथ मनाते हैं। तो वो तो धार्मिक त्यौहार हो गए, लेकिन ये जो है लोकतंत्र का त्यौहार है। लोकतंत्र के त्यौहार में मेरा अनुरोध रहेगा कि सभी लोग उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए और चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं तो चुनाव लड़ें। जनता के मन मिजाज, जनता का निर्णय होगा किसको सांसद बनाएगी, किसको नहीं बनाएगी, वो जनता के ऊपर छोड़ दिया। जनता बहुत समझदार है और जनता जानती है कि क्या करना चाहिए। जनता ने अच्छा काम करिए। महोदय, आप घोसी लोकसभा के भावी प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं भावी प्रतिनिधि हैं। आप घोसी लोकसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि जिस प्रकार से हमारी जनता जब उसके घर में कोई लड़का या लड़की शादी विवाह के लिए तैयार होता है या होती है, तो जिस प्रकार से परिवार एक अच्छे अपनी लड़की के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश करता है और एक अच्छे लड़के के लिए एक अच्छी बहू की तलाश करता है, उसी प्रकार से लोकतंत्र में भी एक अच्छे प्रत्याशी की तरफ ध्यान आकृष्ट करें। और अगर प्रत्याशी अच्छा मिलता है उसका आकलन करें। जैसे अपने बच्ची के लिए लड़के का आकलन करती है जनता, अपने लड़की के लिए अच्छे लड़के का आकलन करती है जनता, उसी प्रकार से, क्योंकि निर्णय ये 5 साल का एक बार लेना है और निर्णय 1 मिनट में ही जाकर के बूथ पर लेना है। तो जनता निर्णय ले, आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान छाती का बटन दबावे। लगता है कि अरविंद राजभर यहाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं, अरविंद राजभर को मतदान करना चाहिए। क्या लगता है आपकी बार 400 पार? लगता तो ऐसा ही, कोई जनता ने नारा दिया है तो जनता इसको पूरा करेगी। नहीं, जनता का नारा तो है, लेकिन आपका नारा क्या है? मेरा नारा है यूपी में 80 का 80 और वो 80 के 80 में घोसी की जीत पक्की। आपने हमें काफी समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।